तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें फेंग हान के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें फेंग हान जब वो बचपन में होता है तो उसे बचपन में बहुत ज्यादा दुख भरी जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। हर शख्स उसे ताने मारा करता था, यहाँ तक के लोग उसे धरती पर बोझ समझने लगते थे क्योंकि वो कुछ भी नहीं करता था और सिर्फ खाया पिया करता था, जिसकी वजह से हर शख्स उसे ताने मारता था कि तुम एक गरीब के बेटे हो और तुम ऐसे ही गरीबी में ही मर जाओगे और तुम भी अपने बाप की तरह सारी जिंदगी गुलामी करोगे। मगर उसके बाप ने उसे कहा था कि एक गुलाम बनने से अच्छा है कि एक भिखारी बन जाओ। इतने में अचानक फेंग हान अपनी नींद से उठ जाता है और वो कहता है कि जब से मैंने ब्रेक थ्रू किया है उसके बाद से मुझे इस तरह के ख्वाब आने लगे हैं। इससे पहले मैंने कभी भी इस तरह का कोई सपना नहीं देखा था। आखिर ये मेरे साथ बार बार हो क्यों रहा है और मैं इस वक्त हूँ कहाँ पर। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, ना ही उसके कोई दोस्त है, ना ही ये वो जगह है जहाँ पर वो पहले मौजूद था। वो कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है मैं टाइयुआन इमोर्टल एडोब के अंदर मौजूद था, मगर मैं यहाँ पर कैसे आ गया। इतने में उसकी नजर पड़ती है कि वहाँ पर उसके सामने बड़े बड़े पहाड़ हैं। वो उन पहाड़ों को देखता है, वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता, जिस पर वो काफी अजीब सा फील करता है कि यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ। इतने में अचानक उसे किंगवी की आवाज सुनाई देती है। फेंग किंगवी वो उससे आता ही कहती है कि फेंग हान, तुम हमारे घोड़ों को सिर्फ चारा खिलाते हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेमोनिक कल्टीवेशन करने की। तो फेंग हान दिल ही दिल में कहता है कि मैं घोड़े को तो घास डाल सकता हूँ पर मैं तुम्हें कभी घास नहीं डालूंगा। इतने में वो उस आइलैंड यंग मास्टर को भी देखता है, वो भी वहां पर आता है और सेम बात रिपीट करता है और फेंग हान से कहता है कि तुम एक डेमोनिक कल्टीवेटर हो और तुम्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर फांगली भी आ जाता है और वो फेंग हान से कहता है कि तुम्हारी सारी जिंदगी हमारी गुलामी में ही गुजरेगी, इसलिए बड़े सपने देखना बंद करो। एक बार तुम गुलाम बन गए तो हमेशा तुम गुलाम ही रहोगे। जिसके बाद ही नांटियान और मास्टर युआन जियांगकोंग वो भी वहां पर आ जाते हैं और फेंग हान को डेमोनिक कल्टीवेटर कहकर पुकारते हैं, जिस पर फेंग हान काफी हैरान होता है कि इनका दिमाग खराब हो गया है। मगर अचानक यहाँ पर एक नमूना अपीयर होता है जो कि जिन शिटाई होता है और वो वहां पर आते ही फेंग हान पर चिल्लाते हुए कहता है, मैं जानता था कि तुम एक डेमोनिक कल्टीवेटर हो, इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता था, तुम जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते। तो फेंग हान कहता है कि एक से बढ़कर एक नमूना अपीयर हो रहा है, लगता है आज का दिन ही खराब है। मगर वहां पर हमें गॉड क्लान के कुछ और लोगों को भी दिखाया जाता है, वो फेंग हान के सामने अपीयर होते हैं। ये वही लोग थे जिन्हें फेंग हान पहले मार चुका था। वो लोग कहते हैं कि फेंग हान तुम एक डीमन कल्टीवेटर हो, इसीलिए तुम्हारा जिंदा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज मेरा गॉड क्लान वो तुम्हारी सोल को तुम्हारी बॉडी से खींच कर निकालेगा, जिसके बाद तुम्हारी सोल अपने आप ही हेवन एंड अर्थ की अंडरस्टैंडिंग को समझ जाएगी। मगर यहाँ पर फेंग हान कहता है कि मेरे सारे हारे हुए अपोनेंट्स एक जगह इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। इतने में टाइसेक्ट के वो दोनों ही मास्टर्स भी वहां पर आ जाते हैं और वो भी फेंग हान से कहते हैं कि हम लोग हेवन के बिहाफ पर आज तुम्हें डिमोनिक कल्टीवेशन की सजा देने के लिए आए हैं। जिसके बाद वहां मौजूद सारे के सारे लोग एक साथ ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं और फेंग हान से कहते हैं कि तुम एक धोखेबाज हो, तुमने गद्दारी की है, तुम एक डिमोनिक कल्टीवेटर हो, तुम्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए, तुम सिर्फ और सिर्फ गुलाम हो और तुम्हें गुलामी करनी चाहिए और तुम गॉड क्लान के अगेंस्ट खड़े होने के लायक नहीं हो। ये सारी की सारी बातें फेंग हान के कानों पर ऐसे चुभ रही होती हैं जैसे कि वो उन सारी बातों से हर्ट हो रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में आने लगता है और उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो। मगर उनमें से कोई भी बंदा खामोश नहीं हो रहा था, पर अचानक से एक आवाज आती है जो कि फेंग हान को बिल्कुल चौंका देती है। ये आवाज जिया लायन की छोटी सिस्टर की होती है। वो फेंग हान से कहती है कि मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम डिमोनिक पाथ के कल्टीवेटर होगे, तुमने हम सबको धोखा दिया है। इतने में लोंग शुआन भी उससे कहती है, तुमने हमारे इमोर्टल पाथ को अपनी डिमोनिक कल्टीवेशन की वजह से पूरी तरह से करप्ट कर दिया है। और वहां पे मौजूद एक सीनियर कल्टीवेटर कहता है कि फेंग हान, मैं फ्यूचर के बारे में तुम्हारे बारे में सोचता था कि मैं फ्यूचर में तुमसे न जाने कौन कौन सी डील्स करने वाला था, मगर अब मैं सब कुछ कैंसिल कर रहा हूँ। तुम तो एक बहुत ही बड़े डेविल हो। मगर जियालान कहती है, फेंग हान, क्या तुम मेरी सारी टीचिंग्स को भूल गए? मैंने जरा भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरह पलट जाओगे और डेमोनिक पाथ को ज्वाइन कर लोगे। मगर इन सबसे ज्यादा जोर का झटका तो उसे तब लगता है जब उसे फेंग किंगशुई की आवाज सुनाई देती है। फेंग हान को अब सब कुछ बिल्कुल रियल लगने लगा था। वो देखता है कि फेंग किंगशुई भी वहां पर मौजूद है और वो फेंग हान को देखते हुए कहती है, फेंग हान, तुमने मुझे बहुत ज्यादा
डिसअपॉइंट किया है। फेंग किंगशी का सिर्फ एक ही जुमला फेंग हान को इतना हर्ट करता है कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसे यकीन नहीं आता कि फेंग किंगशुई उसके बारे में ऐसा कुछ कह रही है। वो इससे बहुत ज्यादा हर्ट होता है और इतने में वहां पर हुआ ट्यांडू भी आ जाता है और वो फेंग हान से कहता है कि फेंग हान, तुम बहुत लंबे टाइम से एविल्स के कंट्रोल में हो, इसीलिए तुम पूरी तरह से एविल बन गए हो। हमारा सेक्ट इमोर्टल्स का सेक्ट है, इसीलिए हम लोग अपने सेक्ट में अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने अपने आप को डिमोनिक कल्टीवेशन के हवाले करके न सिर्फ हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाई है, हमारे सेक्ट की रेपुटेशन को भी मिट्टी में मिला दिया है। आज मैं इन सब लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इमोर्टल सेक्ट की खातिर आज ये सब लोग एक साथ मिलकर तुम्हें एलिमिनेट करेंगे, जिसके बाद फिर कभी भी कोई भी मेरे इमोर्टल सेक्ट को धोखा नहीं देगा। ये कहने के बाद सारे ही लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं फेंग हान को मार दो, इसे मर जाना चाहिए, ये मरना डिजर्व करता है। ये एक डीमन है, ये एक डिमोनिक कल्टीवेटर है। वो हर तरह की बातें सुन रहा होता है मगर वो अभी भी वहीं पर ही खड़ा रहता है और किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता, ना ही किसी पर कोई अटैक करता है। मगर उसे एक जोर का झटका लगता है जब उसे यान की आवाज सुनाई देती है। वो ड्रैगन जो कि हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देता था, यहाँ पर वो उससे कहता है कि फेंग हान, तुम अब एक्सपोज हो चुके हो, यहाँ तक कि तुम अब बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गए हो, क्योंकि तुम्हें अब यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता, ना ही मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। पहले ही सब लोगों को ड्रैगन स्क्रिप्चर के बारे में पता चल गया है, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर किसी और जगह जा रहा हूँ। कहने के बाद यान भी उसे अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है और बाकी सारे लोग वो कंटिन्यूसली फेंग हान को ट्रोल कर रहे होते हैं और उसे बार बार डीमन और डिमोनिक कल्टीवेटर कहकर पुकार रहे होते हैं, जिसकी वजह से फेंग हान का गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है और उसकी बॉडी से अचानक से एक रेड डिमोनिक ऑरा निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फेंग हान पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। और जैसे ही वो अपनी बॉडी से डिमोनिक ऑरा रिलीज करता है तो वहां पे बैठे हुए उसके अपने ही दोस्त बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और वो अपनी कल्टीवेशन को रोककर फौरन से फेंग हान की तरफ चले आते हैं और वो देखते हैं कि उसकी बॉडी से डिमोनिक कल्टीवेशन ऑरा निकल रहा है, जिस पर वो लोग काफी हैरान होते हैं। और वहां पे मौजूद वो इमोर्टल जो कि उन गेट्स के पीछे मौजूद था, वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये डीमन पजेज हो चुका है। मगर इमोर्टल एडोब, ये हेवन एंड अर्थ से बिल्कुल अलग है, यहाँ पर किसी भी डीमन का आना पॉसिबल नहीं है। आखिर इस लड़के के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया? मगर हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान वो आहिस्ता आहिस्ता एक डीमन में कन्वर्ट होने लगा था और ऊपर खड़े हुए लोग वो कंटिन्यूसली उसे ट्रोल कर रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो इसकी बॉडी से डिमोनिक ऑरा निकल रहा है, यानी कि ये वाकई में डीमन ही है, शायद ये अब अपना डीमन रूप दिखाने वाला है। हमारे लिए बेहतर यही है कि आज इसे यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। मगर फेंग हान गुस्से में अपनी सोट से एक जोरदार स्प्लैश अटैक रिलीज करता है और उन लोगों से कहता है कि तुम सारे ही अपनी बकवास बंद रखो, अगर तुम लोग वाकई में मरना चाहते हो तो फिर आ जाओ, मैं तुम में से हर एक को देख लूंगा। अगर तुम लोगों में से कोई भी जिंदा रहना चाहता है तो इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाए, वरना मेरे पास आने का मतलब है सिर्फ मौत। इतना कहने के साथ हम देखते हैं कि गॉड क्लान के वो लोग जैसे उसकी तरफ हमला करने के लिए आते हैं तो फेंग हान वो अपनी डिमोनिक सोर्ड के साथ उन पर एक जोरदार हमला कर देता है, यहाँ तक कि वो बाकी लोगों पर भी अटैक करते हुए उन्हें भी मारने की कोशिश करता है और टाई इमोर्टल सेक्ट के लोगों पर भी जाकर जैसे अपनी सोर्ड मारता है तो वो लोग अपने सामने एक बैरियर बना लेते हैं। मगर फेंग हान उन्हें नहीं छोड़ता और वो कहता है कि देखता हूं तुम लोग कितनी देर तक रोक पाते हो। ये कहते ही वो अपनी सोर्ड के साथ बार बार अटैक किए जा रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी डिमोनिक सोर्ड का साइज कई गुना बढ़ाकर उन लोगों पर जैसे ही वो सोर्ड दे मारता है वो लोग पूरी तरह से वहां से दूर जा गिरते हैं। जिसके बाद वहां फेंग हान को सिर्फ और सिर्फ हो ट्यांडू नजर आ रहा होता है, तो वो उसे मारने के लिए भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो ट्यांडू वो उसके करीब आते ही उसके ऊपर एक फ्लेमिंग लोटस रिलीज करता है, जो कि बेहद ताकतवर होता है और फेंग हान उसे रोकने की कोशिश भी करता है मगर वो उसे नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से वो वहां से नीचे जा गिरता है। मगर वो देखता है कि वो सारे के सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और एक साथ मिलकर फेंग हान से लड़ना चाहते हैं। और जैसे ही वो लोग फेंग हान को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ फेंग हान भी अपनी डिमोनिक
एपिसोड के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ता है उसके दिल में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था, ना ही उसे अपनी जिंदगी और मौत की कोई परवाह थी। मगर अचानक से ये सीन यहीं खत्म हो जाता है और हम लोग फेंघान को फिर एक अलग ही जगह पर देखते हैं, जहां फेंघान एक रिवर के पास मौजूद होता है और वो उस रिवर को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो लोंगयुआन रिवर है। ये रिवर असल में फेंग रेजिडेंस के बिल्कुल पास में ही मौजूद थी, जहां पर फेंघान ने मास्टर बाई हिचान को दफनाया था। मगर यहाँ पर मास्टर बाई हिचान जिंदा होकर उसे आवाज देता है तो फेंघान उसे देखकर काफी सरप्राइज होता है कि मास्टर बाई हिचान ये जिंदा है। तो मास्टर बाई हिचान कहता है हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। जिसके बाद फेंघान कहता है कि मास्टर मैं पहले भी आपको निकालने के लिए आया था, मगर जब मैंने आपकी कब्र को खोदा था तो आप उसमें नहीं थे। जिसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि शायद आप जिंदा हैं और कहीं निकल गए हैं। ये सुनकर मास्टर बाई हिचान कहता है कि तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुमने आखिर कौन कौन सी सक्सेस हासिल की है। तुमने वाकई में काफी ज्यादा प्रोग्रेस हासिल कर ली है और मैं देख पा रहा हूँ तुमने अवतार रियलम कब का अचीव कर लिया है और तुम अब उसे भी क्रॉस करने वाले हो। तो फेंगान कहता है कि मास्टर मेरे लिए अब ब्रेक थ्रू करना कोई बड़ा मसला नहीं है। क्या आपको मेरी कल्टीवेशन देखकर अब कुछ सेटिस्फेक्शन हो रही है? क्या आप मेरी प्रोग्रेस से मुतमईन है? मगर मास्टर बाई हिचान कहता है कि हाँ तुम यंग एज से ही बिल्कुल अनाथ थे और उस टाइम से ही एक स्पिरिट ने तुम्हारी बॉडी पर जगह ले ली थी और एक एविल स्पिरिट के साथ तुम कल्टीवेशन को इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाई है। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे उस गोल्डन एलेक्सियर और ड्रैगन स्क्रिप्चर की वजह से है और उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे चलकर मेरे ही पाथ ऑफ कल्टीवेशन को ज्वाइन करोगे। तुमने जो कुछ देर पहले अपना एक इनर इल्यूजन देखा था वो असल में तुम्हारा एक इनर फियर है, ऐसा डर जो कि तुम्हारे दिल में अब भी मौजूद है। मगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। तुम्हारा एक ब्राइट फ्यूचर है जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है और ये फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डिमोनिक कल्टीवेशन ही दे सकती है। तुमने भले ही इमोर्टल सेक्ट ज्वाइन किया हुआ है मगर तुम कल्टीवेशन को डिमोनिक पाथ पर ला सकते हो। ऊपर से तुम्हारे पास बहुत ही कीमती ट्रेजर्स भी हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम अगर मेरे पाथ ऑफ कल्टीवेशन को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर आगे चलकर इमोर्टल पाथ ऑफ कल्टीवेशन का कोई भी शख्स तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम अगर इमोर्टल सेक्ट में ही रहते हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा नाइंसाफियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ बहुत ही बुरी तरह से बिहेव किया जाएगा। मगर फेंघान कहता है मेरा सेक्ट वो अभी तक मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है और मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करता है और इन छोटे मोटे लोगों की वजह से मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। तो बाई हिचान कहता है कि डिमोनिक पाथ ऑफ कल्टीवेशन और इमोर्टल पाथ ऑफ कल्टीवेशन दोनों ही डिफरेंट पाथ हैं मगर दोनों का गोल बिल्कुल एक ही है। तो फेंगान कहता है कि अगर दोनों का मकसद सिर्फ एक ही है तो फिर मैं खुद से अपनी पाथ ऑफ कल्टीवेशन को कंट्रोल करूंगा और अपनी एक नई डेस्टिनी बनाऊंगा और मैं दोनों की दोनों पाथ ऑफ कल्टीवेशन को यूज करूंगा और दोनों की ही टेक्निक्स को यूज करूंगा। वैसे भी इमोर्टल्स और डीमन वार बहुत जल्द शुरू होने वाली है तो उसके लिए मुझे अपनी कल्टीवेशन को जल्द से जल्द इंप्रूव भी करना है। मगर यहाँ पर बाई हिचान कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है। तुम्हारे पास जो ड्रैगन स्क्रिप्चर है और उसमें जो येलो स्प्रिंग वाटर है वो दुनिया की हर चीज को रिफाइन कर सकता है। यूं समझ लो कि इस दुनिया में मौजूद जितने भी वेपन्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारे हो सकते हैं और इमोर्टैलिटी का सीक्रेट रियलम वो तो बस तुमसे 2 कदम की दूरी पर है। मगर फेंगान कहता है कि मास्टर बाई हिचान आपने मुझे वो ट्रेजर्स दिए उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ पर मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। ये बात सुनकर मास्टर बाई हिचान थोड़ा सा गुस्से में आता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम अब खुद अपना रास्ता चुनना चाहते हो। मैंने ही तुम्हें कल्टीवेशन का रास्ता दिखाया था और आज तुम खुद अपना अलग रास्ता चुनना चाहते हो। ये कहने के बाद वहां पर माहौल थोड़ा सा इंटेंस होता जाता है और थोड़ी सी गर्मी बढ़ने लगती है और दोनों तरफ से टेंशन थोड़ी सी बढ़ती जा रही होती है। यहाँ पर फेंगान कहता है कि मास्टर आपने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं उसे हमेशा याद रखूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ जब मैं ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा तो आपको रिवाइव करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मगर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ आखिर आप मेरी कॉन्शियसनेस में कर क्या रहे हैं? तो मास्टर बाई हिचान कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मैं जानता था कि आगे चलकर तुम मेरी प्लानिंग को खराब करने की कोशिश करोगे और तुम मेरा रास्ता नहीं चुनोगे। मगर फेंगान कहता है मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। ये बात मास्टर बाई हिचान को गुस्सा दिला देती है और वो कहता है कि अपने मास्टर की
बात को ना मानने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मौत। ये कहते ही वो अपने स्प्रिंग ब्लेड जैसे उसकी तरफ थ्रो करता है तो फेंग हान उन ब्लेड से अपने आप को बाल बाल बचाता है, मगर यहाँ पर मास्टर बाई ही चान फौरन से एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वो फेंग हान को एक केज के अंदर बंद कर देता है, जिससे फेंग हान उसके अंदर पूरी तरह से लॉक होता है और अपने आप को वहां से नहीं छुड़ा पाता। और मास्टर बाई ही चान वो उस फॉर्मेशन के जरिए फेंग हान को काफी ज्यादा तकलीफ भी पहुंचाता है, जिससे फेंग हान अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहा होता है और कहता है कि मेरी स्पिरिट कहाँ है। ये कहने की देर थी कि अचानक बाहर खड़ी हुई फेंग शाओलिन को कुछ महसूस होता है और वो कहती है लगता है कि शायद अब मेरा वक्त आ चुका है कि मुझे अपना काम करना चाहिए। ये कहने के बाद वो फेंग हान की बॉडी के अंदर चली जाती है और यान भी उसकी बॉडी में जाने वाला होता है, मगर वहां मिस्टीरियस गेट के पीछे मौजूद इमोर्टल कहता है कि तुम रुक जाओ, किसी ने इसकी इनर बॉडी में इसके माइंड के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। लगता है कि शायद इस लड़के के साथ बहुत ही ज्यादा कर्मा इन्वॉल्व है। इसे अगर अपने कर्मा पर कंट्रोल लेना है और अपने इनर डीमन को सप्रेस करना है तो फिर इसे खुद से ही सब कुछ करना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फेंग हान जब वो उस केज के अंदर फंसा हुआ होता है तो अचानक से ऊपर से रेड लाइट अपीयर होती है और वो कोई और नहीं बल्कि फेंग शाओलिन होती है जो कि उस केज को पूरी तरह से खत्म कर देती है। और फेंग हान उसे वहां पर देखकर काफी हैरान होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फेंग शाओलिन कहती है ये काफी लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मगर मास्टर बाई ही चान कहता है ओह अच्छा तो तुम भी यहाँ पर हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुमने अपना कोई क्लोन एक मोर्टल रियलम में भेजा हुआ है, मगर मैं तुम्हारी इस घोस्ट बॉडी को तबाह कर दूंगा। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपना स्प्रिंग ब्लेड थ्रो करता है तो फेंग हान फौरन से आगे बढ़ते हुए उस ब्लेड को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो वहां से बहुत ही पीछे जा गिरता है क्योंकि उस ब्लेड का प्रेशर बहुत ज्यादा था। और शाओलिन जैसे ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो फेंग हान उससे कहता है कि तुम उसकी तरफ मत जाओ, मगर हम देखते हैं कि फेंग शाओलिन जाते साथ अपनी सोर्ड से हमला करती है और कहती है कि अच्छा तो तुम फेंग हान की कॉन्शियसनेस में बिल्कुल डीप में छुपे हुए थे, जैसे ही ये ब्रेक थ्रू करने लगा है तुम इसे एक डीमन में कन्वर्ट करने के लिए फौरन से बाहर निकल आए हो, जबकि वो एक सेलेस्टियल रियलम में ब्रेक थ्रू करने वाला है। ये सुनकर फेंग हान हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या बात कर रही है, मगर फेंग शाओलिन उसे बताती है कि आज का डिसीजन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। मास्टर बाई ने जानबूझकर तुम्हारी बॉडी के अंदर अपना एक मार्क छोड़ दिया था ताकि वो वक्त आने पर तुम्हें कंट्रोल कर सके। एक बार तुमने सेलेस्टियल रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया तो उसके बाद तुम्हारी स्पिरिट वो आपस में कंबाइन हो जाएगी और फिर मास्टर बाई ही चान वो तुम्हारी बॉडी के अंदर कभी भी नहीं छुप पाएगा। मगर मास्टर बाई ही चान कहता है तो क्या हुआ, मैंने इसके लिए जो रास्ता चुना था वो इसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। वो फेंग हान से कहता है अगर तुमने अपने मास्टर की बात ना सुनी तो फिर मैं आज तुम्हें यहीं मार दूंगा। ये सुनते ही फेंग हान गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मास्टर बाई ही चान तो आप शुरू से ही मेरे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे थे। इतना कहते ही वो मास्टर बाई ही चान पर जाते साथ ही टूट पड़ता है और उस पर एक के बाद एक अटैक करता जाता है। मगर मास्टर बाई ही चान कहता है तुम एक धोखेबाज डिसाइपल हो, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये कहने के साथ मास्टर बाई ही चान उसकी बॉडी पर अपनी फिंगर्स के जरिए बहुत ही जोरदार अटैक करते हुए अपनी एनर्जी से उसे दूर एक पहाड़ पर दे मारता है। और फेंग शाओलिन कहती है कि फेंग हान ये तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी सोल के साथ अपने आप को अटैच करने की कोशिश कर रहा है और तुम इसके बिल्कुल बराबर के लेवल के हो। तो फेंग हान कहता है ठीक है मैं समझ गया। ये कहने के बाद वो फौरन से वहां पर फ्लेमिंग लाइन बीस्ट को समन कर लेता है, जिसके बाद वो फैंटम लाइन बीस्ट आते साथ ही मास्टर बाई ही चान पर एक के बाद एक अटैक करता है, जिसकी वजह से मास्टर बाई ही चान वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था क्योंकि एक तरफ फेंग हान था और दूसरी तरफ वो फैंटम बीस्ट। और इतने में फेंग हान वहां पर हेवनली कटिंग टेक्निक यूज करते हुए कहता है कि मास्टर देखो आपका डिसाइपल कितना ताकतवर बन गया है। ये कहते ही वो जैसे ही हेवनली कटिंग टेक्निक को यूज करता है तो वो उससे अपने ही मास्टर को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करता है और अचानक से फिर वहां पर बहुत सारी चेन्स आ जाती हैं जो कि मास्टर बाई ही चान को चारों तरफ से लॉक कर देती है। वो चेन्स किसी और ने नहीं बल्कि फेंग शाओलिन ने समन की थी, जिसकी वजह से उसने मास्टर को पूरी तरह से लॉक कर दिया था। और वो फेंग हान से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। तो फेंग हान फौरन से मास्टर पर फाइनल अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपनी सोर्ड के साथ बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिससे वो वहां पर मास्टर की धज्जियां उड़ाकर रख देता है। और हमें दिखाया जाता है कि जिससे ही वो सारा का सारा फ्यूम दोबारा से एक जगह इकट्ठा होने लगता है तो फेंग हान पीछे पलटकर देखता है मास्टर बाई ही की बॉडी दोबारा से रिकवर हो गई थी, मगर वो फेंग हान से कहता है कि मैं दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। ये कहने के बाद उसकी बॉडी वहां से गायब हो जाती है और फेंग शाओलिन वो फेंग हान से कहती है अब वक्त आ गया है, अब मुझे जाना होगा।
होगा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद शायद मैं तुमसे दोबारा ना मिल पाऊं। ये सुनकर फेंगान कहता है, ये तुम क्या बात कर रही हो, तुम आखिर कहाँ जाने वाली हो? तो फेंग शाओलिन कहती है, तुम्हारा इनर डीमन खत्म हो चुका है, इसलिए फ्यूचर में अपना ख्याल रखना। ये बात फेंगान को हैरान कर देती है कि आखिर ये लड़की किस तरह की बात कर रही है और कहाँ जा रही है। मगर फेंग शाओलिन जैसे ही वहाँ पर गायब हो जाती है तो वहाँ फेंगान को एक और लड़की दिखाई देती है। उस लड़की ने कोई शादी वाला जोड़ा पहना हुआ होता है और दिखने में वो भी बिल्कुल फेंग शाओलिन के ही जैसी लग रही होती है, मगर उसका चेहरा कवर्ड होता है। और फेंगान जब उसे देखता है, फेंगान फौरन से उसके सामने चला जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो? तो वो लड़की कहती है कि फेंग शाओलिन वो मैं ही हूँ और साथ में होंगी वो भी मैं ही हूँ। ये सुनकर फेंगान को झटका सा लगता है, मगर वो लड़की कहती है, फेंगान तुम्हारी डेस्टिनी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए तुम्हारी डेस्टिनी के लिए बहुत सारी चीजों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मुझे तुम्हारी किस्मत को बदलने के लिए तुम्हारी किस्मत के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ रही है ताकि तुम एक सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे रास्ते में आने वाली इविल डीमंस को इसीलिए खत्म कर रही हूँ क्योंकि वो तुम्हारी डायरेक्शन को इविलनेस की तरफ मोड़कर तुम्हारी डेस्टिनी को खराब कर रहे हैं। मगर फेंगान कहता है कि मैं एक छोटे घर का एक छोटा सा कल्टीवेटर हूँ, आखिर मैं किसी तरह की कोई ग्रेट पावर कैसे अचीव कर सकता हूँ? मगर वो लड़की उससे कहती है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके कॉज और इफेक्ट्स के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। असल में ये लड़की एक हेवनली एम्परर है जिसे हेवनली लुगो कहा जाता है और यहाँ पर अचानक से होंगी भी जिंदा होकर फेंगान के सामने अपीयर होती है तो फेंगान उसे देखकर भी सरप्राइज हो जाता है। वो लड़की फेंगान से कहती है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे इनकार कर रहे हो। मैं तुम्हारे कॉज को कट ऑफ कर रही हूँ ताकि इसके इफेक्ट्स वो भी कट ऑफ हो जाएं। अब तुम्हारी किस्मत बिल्कुल सही जगह और सही डायरेक्शन को जाएगी और हम लोग आगे फ्यूचर में तुमसे जरूर मिलेंगे। मगर फेंगान कहता है, मैं नहीं जानता तुम किस तरह के कॉज एंड इफेक्ट्स की बात कर रही हो, पर जितना मैं अपने बारे में जानता हूँ मैं कभी भी किसी को भी अपने ऊपर कंट्रोल लेने नहीं दूंगा, ना ही कोई मेरी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता है। इतना कहने के बाद वो लड़कियां फौरन से गायब होकर उस हेवनली एम्परर की स्वॉर्ड में और उस छोटे से मास्क के अंदर चली जाती है और वो हेवनली एम्प्रेस जाते हुए कहती है कि 9 डेथ्स एंड 1 लाइफ, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करती है, हम लोग अब नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है तो फेंगान वो अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है और यानुस से कहता है, तुम ठीक तो हो? तो वो कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे कॉज एंड इफेक्ट्स क्या है। मैं बहुत जल्द इनका पता लगा लूंगा और क्योंकि मेरा इनर डीमन वो अब एलिमिनेट हो चुका है तो मुझे अब दोबारा से अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना होगा और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।